अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अभी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से धांधली, इल्ज़ामात और फॉर्म 47 के जरिए नताइज में तब्दीली के तनाज़े का शोर थमा न था कि अब एक बार फिर उन्हीं इल्ज़ामात की बाज़गश्त पूरी शद्दोमद के साथ सुनाई दे रही है और इसमें बोगस वोटों की जो इस्तिलाह है उसका भी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के ज़िला संबड़ियाल की सूबाई नशिस्त PP 52 पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ही कांटे का मुकाबला कह लें इसको। सारे मुल्क की नज़रें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। मीडिया ने भरपूर तरीके से इसको कवर किया और इसमें नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइद साहिबा गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 78,419 वोट लेकर कामयाब ठहरी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घोमन साहब 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ताहम PTI ने इन नताइज को तस्लीम करने से बहरहाल इनकार करते हुए धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। एक जानिब शिकस्त खाने वाले PTI उम्मीदवार इस ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग स्टेशन पर नताइज पहले से ही तैयार किए गए फॉर्म 45 के जरिए जारी किए जाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस दफ़ा बोगस वोट डाले जाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर साहब ने यह दावा कर दिया है कि दोपहर 3 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट सिर्फ 20% था, जो कि अगले 2 घंटों के दौरान ही अचानक से 80% तक बढ़ गया। अब PTI ने इन इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का ऐलान तो बहरहाल कर दिया है, देखते हैं वो मामला कहाँ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के दौरान नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी धांधली इल्ज़ामात लगाने पर मजबूर हो गई है और राजा परवेज़ अशरफ साहब की अगर हम बात करें तो उनको पोलिंग स्टेशन का दौरा करने के बाद ये कहना पड़ा कि नून लीग महज एक सीट के लिए फाउल ना खेले। हुकूमत की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाबी नताइज को अवाम के नून लीग पर एतमाद की एक झलक करार दिया है और संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में ही इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं या ये मामला साफ शफाफ था और वाकई लोगों ने पंजाब की हुकूमत पर या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है और ये मामला आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल दोनों इंतखाबी उम्मीदवारों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं संबड़ियाल से कामयाब होने वाली नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। सबसे पहले तो एक खातून की हैसियत से, इंतखाबात सियासत में लड़ के आने की हैसियत से आपको मुबारकबाद देंगे हम, लेकिन साथ ही साथ जो इल्ज़ामात की एक हमेशा से एक चली आई रिवायत है, वो रिवायत के तहत आपकी सीट पर भी इल्ज़ाम लगा और वो धांधली का जो एक गर्द है वो इस मरतबा दोबारा से उड़ी और 8 फरवरी के बाद एक्चुअली लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करने की शायद कोशिशें की हैं। पहले भी होते थे लेकिन 8 फरवरी में मामलात ज़रा दूसरी जानिब ज़्यादा ही एग्रीव पार्टी हो गई, बल्ला भी छिन गया। वो जो कहते हैं पेपर्स भी उनके नहीं ले रहे थे, उनके जो ऑफिसर्स थे और सारे मामलात, तो उनके साथ ज़रा ज़्यादा सीरियस मामला हो गया। इस वजह से भी आवाम को ज़्यादा लगता है कि भाई धांधली ज़्यादा पैमाने की हुई है। अच्छा, इस मरतबा जो गर्द उड़ी धांधली के इल्ज़ाम के हवाले से, उसमें एक नई इस्तिलाह का इजाफा हुआ और ये कहा जा रहा है कि वोट स्टफिंग की गई, पहले से फॉर्म 45 प्रिपेयर करके आपके हल्के पे लाए गए। इन सारे इल्ज़ामात का आपके पास क्या जवाब है? जी, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा शोर मचाती है। बहुत कम ही कोई ऐसा होता है कहीं पे कोई अपनी हार तस्लीम कर ले। तो पीपल्स पार्टी ने तो दोपहर में ही कहना शुरू कर दिया था कि धांधली हुई है, जबकि तरह का मामला कहीं कोई खास रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि सिर्फ छोटे मोटे लड़ाई के मामला हुए। अगर इस तरह की कोई बात थी तो क्यों इन्होंने पोलिंग नहीं रुकवाई उस टाइम, और क्यों उस टाइम एहतजाज नहीं किया? कोई मामला इस तरह का सामने नहीं आया। मैं अगर कैंपेन के हवाले से बात करूं तो फ्रीली हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा था, क्योंकि छोटा सा हल्का है और उसी में हम सब जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे थे, तीनों पार्टीज। और मेरा बहुत दफ़ा दोनों कैंडिडेट्स के साथ आमना सामना हुआ है, तो पीसफुली हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा था। सही। इनको किसी भी मेरी तरफ से या इंतजामिया की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आया है। कोई आया होता तो ज़रूर हाईलाइट होता मीडिया पे भी, वैसे भी। तो ये इल्ज़ामात तो बिल्कुल ही मैं इनको नहीं मानती। अगर इस तरह की कोई बात है, उस पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है मैं उसमें पूरा जो है वो कोऑपरेट करूँगी सारी चीज़ों में। अच्छा, वो साबित करेंगे कि कितनी धांधली हुई है, तो मैं खड़ी हूँ उसका जवाब देने के लिए। अच्छा, ये तो खैर बड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से ये आया है कि आप खड़ी हैं और जवाब देने के लिए, और अवामी नुमाइंदगी का एक अवामी नुमाइंदे से इसी किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है वैसे, और करनी भी चाहिए। अच्छा हिना साहिबा, साथ ही एक सवाल ये भी है, और जिस वजह से PTI का मौक़िफ़ में जान पड़ती नज़र आती है वो ये है कि आप लोगों की ही जमात के या आप लोगों की ही हुकूमत के वफाक में जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी,
वो इस जी जी। मर्तबा ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक सीट के लिए नून लीग को फाउल नहीं खेलना चाहिए। तो जब वो भी पीटीआई के साथ शामिल हो गए तो फिर उस बात में धांधली के वजन ज्यादा पड़ गया। देखिए, उनकी जो पोजीशन है, जिस तरह से उन्होंने वोट्स लिए हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि उनकी यहाँ पे पोजीशन कैसी है। तो उसमें उनका शोर डालना बनता है, क्योंकि ये सियालकोट जो है वो शुरू से मुस्लिम लीग नून का गढ़ा रहा है। यहाँ पे कभी कोई सीट लूज नहीं हुई, हमेशा तमाम कैंडिडेट्स जो है वो नून लीग के ही रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे जो है वो उनकी बात दुरुस्त है, वो अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यहाँ पे जिस तरह का नून लीग का है, तो डेफिनेटली वो इससे ज्यादा वोट्स लेते जितने अभी लिया उन्होंने। सही है। तो आप फिर पीपल्स पार्टी को क्या कहना चाहेंगी? अगर अगर वो ये कह रहे हैं कि एक सीट के लिए वो नून लीग फाउल ना खेले, तो आपकी तरफ से उनको इस बात का क्या जवाब है? जी, मैं उनको भी सेम यही जवाब दूंगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी जगह पे कोई मिसमैनेजमेंट हुई है या कहीं पे कोई इस तरह की चीज है, तो वो कानूनी तौर पे जो भी उनकी कार्रवाई वो चाहते हैं वो करें। मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मेरी पहली चीज यही है कि हर चीज शफाफ होनी चाहिए, और मुझे ना तो धांधली का शौक है, ना मुझे मेरी पार्टी ने इस तरह की कोई चीज सिखाई है, और ना मेरी पर्सनल जो कैपेसिटी है उसमें मैं ऐसी कोई चीज कर सकती हूँ। हर चीज मेरे हिसाब से और फेयर हुई है। अगर कहीं पे फिर भी किसी को शक है तो वो जरूर दूर करे। मैं हर बंदे के साथ बात करने के लिए भी तैयार हूँ, जवाब देने के लिए भी हर फोरम पे तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप ये कहती हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, किसी फोरम पे जाना है तो मैं उस फोरम पे भी आने के लिए तैयार हूँ, तो आपके नज़दीक वो कौन सा ऐसा क्रेडिबल फोरम है कि जिधर आपको लगता है कि अगर दूसरी पार्टी को ज़्यादा शक है, एतराज़ है कि भाई धांधली हुई है, तो वो उस फोरम पर जाए और हम भी उस फोरम पर जाते हैं? इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए वो फोरम, उस पर तो बहरहाल पीटीआई को ज़्यादा एतमाद नहीं है, या कोई और फोरम है आपके माइंड में कि जिसको एग्जॉस्ट किया जाना चाहिए? बनता तो इलेक्शन कमीशन ही है। अगर वो उस पर एतमाद नहीं करते, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो जरूर कोर्ट में जाएं। मेरे पास हर चीज का जवाब होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि कोई धांधली हो या बोगस वोट डाले जाएं, और मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इसको प्रमोट नहीं करती। वैसे हिना साहिबा, आपके नज़दीक पाकिस्तान के अगर इंतखाबी तारीख की हम बात करें, और इस इंतखाब की या सिर्फ 8 फरवरी की ना करें, अदरवाइज पूरा एज अ होल पिक्चर हम देखने की कोशिश करें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में धांधली का मसला या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और धांधलियाँ होती हैं दूसरों के खिलाफ? कुछ जगह पे कुछ सिनेरियोज में कहा जा सकता है, क्योंकि हर हारने वाली पार्टी जो है वो ये क्लेम करती है। और मैं समझती हूँ कि आपको बजाय ये क्लेम करने के आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि आपकी क्या वाकई परफॉर्मेंस ऐसी थी या नहीं थी कि जिससे हुआ है। और अगर आप हारें तो अपनी हार को तस्लीम करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। इंतजामी मामलात में अगर कोई मसला आता है तो जो फोरम्स है उस पर बात जरूर उठानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ भी है जो कि शेख वकार अकरम साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात, उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम आया, और वो इल्ज़ाम इंटरेस्टिंगली PMLN के तरफ उसका रुख नहीं था, और हम भी सुन के बड़े हैरान हुए। उनसे एक सहाफ़ी ने वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई मार कुटाई हुई है, हाथापाई हुई है, तो वो किससे हुई है? तो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ने मारा और यहाँ पर हाथापाई हुई और उन्होंने हमारे बंदों को मारा, ये वो। तो उस लड़के ने दोबारा उनसे पूछा कि अच्छा, क्या नून लीग के भी किसी शख्स ने या किसी वर्कर वगैरह ने आपको मारा? उन्होंने कहा, वो नहीं जी नहीं, नून लीग वालों ने हमें नहीं मारा। तो उन्होंने आप लोगों की पार्टी को क्लीन चिट दे दी है, और उन्होंने कहा कि नून लीग ने हमें नहीं मारा, ना ही वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके कैंपों पे ज़्यादा लोग नहीं थे, और हमें पुलिस ने जो है वो निशाना बनाया। तो जब हुकूमत हो किसी सूबे में किसी एक जमात की और उसी के ताबे हो पुलिस, तो फिर इस इल्ज़ाम को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी? मैं क्योंकि यहाँ पे थी और मुझे उसका पता है कि वो पुलिस की तरफ से भी नहीं हुआ। वो भी एक रैंडम किसी आदमी ने मारा था। वो पुलिस वाले की भी उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन इल्जाम उसके ऊपर आ गया। जाहिर है मीडिया पे एकदम से लोग हाइपर हो जाते हैं और बात कुछ की कुछ बना देते हैं। उसमें जो है वो उसका भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगर तो कैंडिडेट कहे या कोई और करवाना चाहे इस तरह की चीज, तो फिर पुलिस भी आगे होती है। पुलिस अदरवाइज कभी भी नहीं इंटरफेयर नहीं करती। तो मेरी तरफ से किसी को ना कोई इंस्ट्रक्शन थी, ना मेरी पार्टी के किसी भी बंदे को थी ऐसी कि आपने कोई उधर लड़ाई करनी है, कोई धावा बोलना है। इवन नारों तक बहुत काम मतलब अच्छा था, हम आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहे।
तो अच्छा। छोटी मोटी तो कभी मौसम भी गर्म था, कभी गर्मी सर्दी हो जाती है, अच्छा, लेकिन ऐसा कोई मेजर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ही रही है हिना साहिबा। हमें फ़ाखिर निशात घुमन साहब ने भी ज्वाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे संबड़ियाल PP 52 में, और उनका क्लेम ये है कि वो जीत रहे थे और इस मरतबा हुकूमत की जानिब से जो है फैसिलिटेशन इस तरीके से हुई उनकी कैंडिडेट को कि उन्होंने पहले से तैयार करदा फॉर्म 45 जो हैं वो तैयार किए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ाखिर साहब। सबसे पहले तो मैं, मेरा ख्याल है आपसे तो इज़हार अफसोस अब करूंगी, क्योंकि विक्ट्री एक तरह से डिक्लेयर हो गई है। हिना साहिबा को मैंने मुबारकबाद दी है, चाहे जैसे आई हैं, देखे खातून है, तो इस चीज़ पे मेरा उनके साथ हल्का फुल्का सा बायस है। लेकिन फ़ाखिर साहब ये बताएं कि आप जब ये कहते हैं कि फॉर्म 45 इस मरतबा पहले से तैयार थे, तो आप यानी कि ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को एक लूप होल छोड़ दिया गया था उसको बाकायदा तौर पर कवर करके इस मरतबा कोई निशान ना रह जाए, कोई मौका रह ना जाए कि जहाँ पर PTI की हार जो है वो जीत में कहीं बदल सके, तो इस मरतबा पहले से फॉर्म 45 ही तैयार कर लिए आप ये कहते हैं। तो आपके पास क्या सबूत है कि ये फॉर्म 45 पहले से तैयार करदा थे, और आपके पोलिंग एजेंट्स क्या कर रहे थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि हम मुसलमान हैं और हमने दीन के मुताबिक चलना है। तो मुझे बिल्कुल ये इस बात पे अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि जिस तरह लोगों ने मुझसे 8 फरवरी से मोहब्बत की थी, 63,000 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आज तक किसी को वोट नहीं पड़ा, तो इमरान खान के सिपाही को पड़ा। इमरान खान, अल्लाह के बाद इमरान खान की वजह से। और अब भी मैं इलेक्शन जीता हुआ था और ये इनके लोग जत्थों में आ रहे थे, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकालते थे, वोट डालते थे। मेरे पास बेशुमार वीडियोस, बेशुमार सबूत मौजूद हैं, मेरे पास हैं। बंदे बाहर निकालते थे, किसी का सर फाड़ते थे। जहां फिर मैंने तकरीबन 4 बजे कहा, मैंने कहा इन्होंने अगर कास्टिंग कर ली 15-20 हजार, मैं फिर भी जीतता हूँ। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने हमारे पक्ष उठा लिए, प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए, पोलिंग एजेंट उठा लिए। और जब मैं RO ऑफिस गया, सबसे पहले मैं अंदर गया तो मुझे RO ऑफिस ने कोहली बोरा है किधर गाऊं, अच्छा, कहता है जी फार साहब आप वहां से हार गए हैं और नून लीग जीत गई है। तो मैंने कहा जी आपका तो वहां वोट ही कोई नहीं था नून लीग का, तो हम तो आपके पुलिस ने वहां से बक्सी उठा ली है, प्रिजाइडिंग अफसर को उठा लिया, हमारे जज को उठा लिया। तो ये तो एक धांधली नहीं, ये तो एक गुंडागर्दी हुई है इलेक्शन में। अच्छा, तो फ़ाखिर साहब आप जब कहते हैं कि सर फाड़े हमारे लोगों के और हमारे लोगों को उठा लिया और अगवा कर लिया, तो ये सारा काम नून लीग के वर्कर कर रहे थे या पुलिस कर रही थी? देखिए ये जत्थों में पुलिस बिल्कुल साथ मिली हुई थी, जत्थे अंदर दाखिल होते थे, यूं ही जत्थे अपना वोट डालते थे, बाहर निकले थे, साथ ही पुलिस आ जाती थी। पुलिस आके वो एजेंट को पर अपनी मर्जी से आधे घंटे बाद अंदर भेजती थी। इस तरह ये पूरे हमारे पास वीडियोज हैं। और जब इन वोट डालने के बावजूद ये हारने लगे थे, फिर उन्होंने बक्स उठाई है कि ये कहीं ये ना हो जाए कि हम वोट डाल के भी हार जाए। अच्छा, क्यों? और सारी रात इलेक्शन से एक दिन पहले RO ऑफिस को कंटेनरों से उसकी दीवारें बना दी गई। आप अंदाजा लगाएं कि इस कदर डरा इमरान खान मेरे लीडर का कि RO ऑफिस को घेरा गया, वोट डाले गए, बंदे उठाए गए सिर्फ एक इलेक्शन के लिए। अच्छा, तो कितना कारकर्दगी उस मरियम नवाज। फ़ाखिर साहब आप ही की पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उनका मैं एक क्लिप देख रही थी जिसमें कि सहाफ़ी उनसे पूछ रहा था कि आपको मारकुटाई की कंप्लेन है तो किसने की? तो उन्होंने कहा कि उसने पूछा कि क्या नून लीग ने की मारकुटाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नून लीग के तो कैंप ही खाली थे, उनके तो लोग ही नहीं थे यहाँ पर, तो उन्होंने मारकुटाई नहीं की है, ये खालिसतन सिर्फ पुलिस थी। तो शेख वकास अकरम साहब ने तो मारकुटाई तक की हद तक नून लीग को क्लीन चिट दे दी हुई है। नून लीग वहां नहीं थी। नून लीग के MPA जत्थे लेके आते थे, अपना काम करते थे, पीछे से पुलिस आती थी, पुलिस अपना काम करती थी। ये इंतजामी और पुलिस इसी काम में तो लगी हुई है। अच्छा, तो हालांकि जब ये ठीक है, जब नौकरी करते हैं ये हलफ लेते हैं हम आइन की पासदारी करेंगे, ना ये दीन को मानते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं, ना ये किसी आइन को मानते हैं। दुनिया कहाँ चली गई और पता नहीं ये लोग सियासत किस लिए कर रहे हैं। सही है। अच्छा, फॉर्म 45 और 47 जो है, ये जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी है, ये आपके मुताबिक 45 और 47 का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना जी। जब उन्होंने बंदे उठा लिए, बक्सी उठा लिए, बंदे जो जहाँ ये हारे हुए थे वहां वोट डाल रहे हैं,
तो अब 45 और 47 वाली तो बात नहीं, हर दफा ये अच्छा। पॉलिसी चेंज होती है। नून लीग की उम्मीदवार हिना वड़ायत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब वायलेंस हो रही थी या हुई, जो आप कहते हैं कि भाई हमारे लोगों के सर फाड़े, तो वो वायलेंस आपने ईसीपी को रिपोर्ट की? क्योंकि वो तो आपका इख्तियार था, वो टेक्निकली कोई भी कैंडिडेट अगर वायलेंस हो तो वो फौरन ईसीपी को रिपोर्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, मेरा जो प्रेसिडेंट मेरा था, वो पोलिंग एजेंट था, वो आरओ ऑफिस गया, फिर हमने इलेक्शन कमीशन को भी एप्लीकेशन भेजी, सब कुछ सब कर रहे हैं साथ साथ, और वीडियो हमारे पास मौजूद है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। इस तरह की गुंडागर्दी मैंने तारीख में नहीं देखी जिस तरह की हुई है। अच्छा हिना साहिबा, आपने सारी कहानी रुदात सुन ली फाखिर साहब से, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी इनके इल्जामात के हवाले से? सबसे पहले तो मैं उनके तमाम इल्जामात की तरदीद करती हूँ जी। कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। इनको फ्रीली हर तरह से कैंपेन करने दी गई, कोई किसी जगह पे भी इनको प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने बहुत दफ़ा इनको क्रॉस किया, मेरे साथ से ये गुजरे, इवन रैली पे ये मेरे साथ से गुजरे और ये मेरे पे फुटिंग कर रहे थे और मैंने इनको गुड लक साइन बनाया अच्छा, इनके लिए। तो जब आपका मुखालिफ आपके साथ इतनी अच्छे तरीके से चल रहा हो, इनकी कोई भी स्पीच मेरे वालिद के किरदार के बगैर खत्म नहीं होती, मेरे बगैर नहीं खत्म होती। क्या इन्होंने मेरी कोई स्पीच देखी है जिसमें मैंने इनका नाम भी लिया हो, जिक्र भी किया हो, इनकी जमात का नाम लिया हो, उसके खिलाफ बात की हो, या इनके खिलाफ पर्सनली कोई बात की हो मैंने? तो अच्छा। ये मेरा शेवा नहीं है, मेरी परवरिश में ये सारी चीजें नहीं है, और ना ही मेरी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात है जो ऐसा किरदार कशी किसी की सिखाए। रही बात अगर इनकी किसी बंदे के ऊपर मेरी तरफ से मेरे किसी बंदे ने कोई तशद्दुद किया है, ये वो वीडियो लेके आए आपके फोरम पे बैठ के मैं ये बात कर रही, ये साबित कर दें कि ये मेरा बंदा था या मेरे थ्रू या मेरे कहने पे उसने ये काम किया, तो जो ये कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। जितनी कैंपेन मैंने डोर टू डोर जाके जिस तरह मेहनत की, मेरे फादर को गुजरे हुए अभी 1-1.5 महीना हुआ था, और बल्कि मैं उनकी वफात से तीसरे दिन से मैंने दुआया सिलसिला शुरू किया और मैंने कैंपेन स्टार्ट की। एक बेटी के लिए वालिद के चले जाना ही बहुत तकलीफ दे बात होती है, उसके बावजूद भी उनकी लेगेसी को चलाने के लिए मैंने वो इलेक्शन कैंपेन की, और थ्रू आउट जो है वो मैंने किसी चीज की कभी भी कोई इस तरह की गलत चीज नहीं की। मैंने एक एक बंदे के घर जाके कैंपेन की है, पूरी जितनी मेहनत हो सकती थी एक दिन में मैक्सिमम वो की है। तो ये मेरी मेहनत का फल है। मैं आज भी उनके बारे में, फाखिर साहब हों या चीमा साहब हों, मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा उनके साथ पर्सनली कोई क्लैश नहीं। हम एक पार्टी के फोरम से इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि कहीं इस तरह का कुछ हुआ है तो वो जरूर किसी भी फोरम पे लेके जाएं, उसको इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, उसको कोर्ट में चैलेंज करें, मैं हर चीज से उनके जवाब दूंगी। फाखिर साहब, किसी भी फोरम पे जाने के लिए हिना साहिबा तैयार हैं, और वो ये कहती हैं कि हमने एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, ना उन्होंने कभी जाती बयानबाजी आपके हवाले से की, ना आपके लीडर के हवाले से की। बात ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूरे इलेक्शन में, ना तो ये हमारी बहन है, मैं कोई इनके किरदार पे बात नहीं की, ना इनके वाला साहब के ऊपर कभी भी बात की है। सिर्फ एक ही बात की है कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था, इस 14-15 हजार से हारे हुए थे, इनको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी, मुझे मुबारक देने चाहिए थी। हाँ, जलसों में मैंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने जितने हमारे वोट, आप लोगों के वोट चोरी किए, क्या आपसे कभी उन्होंने माफी मांगी है, ये जरूर मैंने कहा। इसके अलावा मैंने कोई लफ्ज नहीं इनके बारे में यूज किया। अगर कोई बंदा गलत काम करता है, साहब मेरे वाला साहब भी क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे गलती हो जाए तो मेरे बेटे को माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नंबर 1 जरूर माफी मांगनी चाहिए उस चीज की जो आपने नंबर 2 मेरी बात, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मैं मेरी बात सुने। दूसरी नंबर 2, अगर ये कहते हैं सबूत, आती हूँ आपकी तरफ है ना, आती हूँ जी फाखिर साहब। जी फाखिर साहब, बात ये है कि अगर ये प्रूफ की बात कर रही है, मेरे पास 101 प्रूफ है, इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मैं वीडियो लेके आता हूँ। फिर बात होगी, इस तरह की बात नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरा प्रोग्राम हाजिर है। आप लोगों का जब भी संबड़ियाल से अब निकल के इस्लामाबाद का रुख करने का प्रोग्राम बने तो प्लान जरूर यहाँ का बनाइए। और लेकिन मसला ये है फाखिर साहब, अगर प्रूफ और वीडियो हमारे पास मौजूद ना हो तो मैं
माजरत भी करूंगा और हार भी तस्लीम करूंगा। वो आपकी बात बिल्कुल अगर सही है। हो तो फिर इन्होंने हार भी तस्लीम करनी और माजरत भी करनी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो हम ये बात जरूर कर लेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्रोग्राम में, लेकिन मसला ये है कि अब आप लोगों का फैसला यहाँ पर होना नहीं है। आवाम को जरूर आप कायल कर सकते हैं, आवाम को जरूर बता सकते हैं, लेकिन आपके नजदीक वो कौन सा फोरम होगा जिसको पीटीआई अप्रोच करेगी ये धांधली के इल्जामात के प्रूफ्स लेकर जाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भी पीटीआई का एतमाद नहीं है और ट्राइब्यूनल्स का आप कहते हैं कि फैसला नहीं हो रहा, तो कहाँ लेकर जाएंगे ये? जब मेरी बहन ने दावा कर दिया कि मैं खुद मान लूंगी तो फिर बात ही खत्म है, किसी की जरूरत ही नहीं है, तो हम फैसला प्रोग्राम में बैठ जाते हैं। अच्छा नहीं, बताएं लेकिन किस दिन टाइम देंगे, मैं आ जाता हूँ। अब मुझे आप लोगों ने टाइम देना है सर, वी आर एट योर डिस्पोजल। हमें कोई, हम कैसे आप लोगों को टाइम दें? आप हमें टाइम दें, हम यहाँ पर हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। मेरे लोगों के वोट चोरी हुए, मैं तो अभी आ जाता हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये फोरम नहीं आपने बताया कि कौन से फोरम पे अदरवाइज एक लीगल एप्लीकेशन या एक लीगल प्रोसेस शुरू करने के लिए आप हिना साहिबा के खिलाफ जाएंगे? वो तो हम इंशाल्लाह हर फोरम पे जाएंगे, लेकिन जब वो खुद कह रही हैं तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है। जो चीज बात से हल हो जाए तो जल्दी हो जाए, वो बेहतर नहीं है। ठीक है जी, हिना साहिबा योर फाइनल कमेंट जी। मैं इनको इसी फोरम पे लाना चाह रही थी जो आप पूछ रही हैं, तो वो फोरम बता नहीं रहे कि वो कोर्ट में जाएंगे या इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। देखिए, मीडिया पे हम बात जरूर कर सकते हैं, डायलॉग भी कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रेज कर सकते हैं, लेकिन ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे फैसला हो सके। तो अगर ये समझते हैं, ये जरूर वीडियोस लेके आएंगे, ये जिस फोरम पे कहेंगे 20 बार भी बुलाएंगे, मैं 20 बार भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये साबित करें कि ये धांधली उनके साथ हुई है या इस तरह की कोई चीज हुई है। अगर आपकी इलेक्शन कैंपेन मजबूत नहीं थी, आपकी पार्टी मजबूत नहीं थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी जो इल्जामात होंगे, जिस फोरम पे भी आप रेज करेंगे, उस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन फोरम जो है वो कोर्ट या वो हिना साहिबा वो इल्जाम लगाते हैं कि पंजाब हुकूमत कैंपेन नहीं करने देती, सानू निकलते नहीं देने। बिल्कुल भी नहीं। फाहिर साहब, आप ईमानदारी से बताएं कि क्या वाकई आपको गवर्नमेंट ने या किसी ने रोका है, मेरी तरफ से कोई रुकावट आई है? फाखिर साहब, मेरी बहन, मैंने कब कहा मुझे गवर्नमेंट निकलने नहीं देती। मैंने जो आपने बात की है, अभी आप उसी बात पे रहना है आपने, कि हमने प्रोग्राम करना है, सबूत देने हैं, और आपने हार जीत का फैसला हमने करना है। अब हम उसी बात पे, अब हम इससे आगे नहीं बात करनी हमने। बिल्कुल ठीक है जी। इसी बात करें तो फिर बात पूरी करें, हम उम्मीद करते हैं डंके की चोट पे जी, इसी तरह एमिकेबली हम चाहते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो, और दोनों कैंडिडेट्स को हमारा मोस्ट वेलकम जी। आपका फोरम है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है, किसी जरूरत ही नहीं है। जब हमारी बहन इतनी अच्छी है, वो कह रही है कि सबूत ले आए, तो मैं मार मान लूंगी, तो बात खत्म। वैसे फाखिर साहब, ऐसी कैंडिडेट पहली दफा देखी है पाकिस्तान में, ये तो आप माने, ये इस चीज का क्रेडिट दें आप उनको कि वो कहती हैं भाई जिधर आप जाएंगे आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आऊंगी जवाब देने। जब इस बात पे अमल होगा मैं फिर मानूंगा, वैसे नहीं मानूंगा मैं। चलें ठीक है जी, हमारा उसी दिन मान लेना चाहिए था जब आप मेरे पे हुटिंग कर रहे थे और मैंने आपको गुड लक साइन नहीं किया था। आप हमारी बहन है, मैंने एक दिन भी हुटिंग नहीं की, आपने मुझसे सलाम ली, मैंने भी आपसे सलाम लिया, बिल्कुल ये गलत, मैं जो चीज नहीं है वो बिल्कुल गुड लक करने के बाद आप ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं एक औरत पे हुटिंग करूं। चलें, इधर ही थैंक यू कह दें फिर फाखिर साहब, इधर ही थैंक यू कह दें आप। होता है कि आपने एक दूसरे को ऐसे भी करना होता है, लेकिन कोई मसला नहीं। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है और हमेशा रहेंगे। मेरा आपके साथ पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो था वो हमारा पार्टी का आपस में है, इलेक्शन तक था। उसके बाद भी मैं आपके साथ हाजिर हूँ, हर जगह आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। पर्सनल वाली बात ये है कि देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, फाहर निशात एक वोट से भी हारा, तो आपको मुबारक भी देगा, और कभी किसी किस्म की ना दादली होने देगा, ना मैं साक में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत दीन के मुताबिक करना चाहता हूँ, आइन के मुताबिक करना चाहता हूँ, इस्लाम के मुताबिक करना चाहता हूँ। कतन एमपी मैंने बनने का शौक नहीं। इससे थोड़ा सा दूर कर लेना, क्योंकि दीन बड़ी छोटी चीजें हैं ना, आप उसको अंदर ना लेके आए। अभी आप उसके बारे में बात करें। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हम आप दोनों का अदा करेंगे। नाजरीन, आपने कैंडिडेट से हमने मौक़िफ़ लिया, दोनों को आपसे मिलवाया, और दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार नज़र आए कि वो इस प्रोग्राम पर आकर अपने सबूत, फाखिर साहब ने कहा कि वो इस प्रोग्राम पर आएंगे, और वो हिना साहिबा को भी चाहते हैं कि वो भी इस प्रोग्राम पर आएँ। हमारी ओपन दावत है दोनों को, जब भी इस्लामाबाद आएँ हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। इस डिबेट को अगर वाइंड अप हो सकती है तो बेशक इसी प्रोग्राम के थ्रू वाइंड अप हो जाए, हमें इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ नाजरीन, आपने हिना साहिबा का भी मौक़िफ़ सुना, आपने फाखिर
निशात साहब का भी मौक़िफ़ सुना। पाकिस्तान में इंतखाबात, ये एक मरतबा फिर जो है वो बात खुल के सामने आई है कि चाहे कोई भी इंतखाब हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों, धांधली का शोर बहरहाल पाकिस्तान में उठता है और उठता रहेगा। और इस मरतबा ज़्यादा इसलिए भी उठा कि 8 फरवरी को जो आवाम ने देखा या जो अदरवाइज़ इंडिपेंडेंट जो इदारे थे उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उस सारी रिपोर्टिंग के बाद और जिस तरह से इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया ने रिपोर्ट किया, उस सारी रिपोर्टिंग के बाद आवाम का डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि ट्रस्ट पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के ऊपर उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। उसके बावजूद अगर आवाम निकलते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रोसेस चाहते हैं मुल्क में। वो बार बार ये पैगाम दे रहे हैं। हमें लगता है और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमतों को, हमारे निज़ाम को और निज़ाम अदल को ख़ास तौर पर इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर आवाम बार बार अपना एक कॉन्फिडेंस या फेथ किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में दिखा रही है, बार बार वो पोलिंग बूथ्स का रुख करते हैं और जाकर वोटिंग करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनका एतमाद ज़रूर उस प्रोसेस में है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन करते हैं उस प्रोसेस को, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने उस प्रोसेस को साफ़ और शफाफ बनाना है ताकि आगे आने वाली नस्लें भी उतनी ही मोटिवेटेड फील करें वोट डालने के लिए जितना कि आज की नस्ल कर रही है। ये ना हो कि आवाम मुतनफ़िर हो जाए वोटिंग के प्रोसेस से या इलेक्टोरल एक जो हमारा सिस्टम है उसी से। तो खुदारा इस प्रोसेस को ज़रा साफ़ और शफाफ बनाइए ताकि जीतने वाला भी डंके की चोट पर कहे कि हाँ मैं बगैर धांधली के जीता, और हारने वाला भी ये ना कहे कि भाई आपने धांधली की। तो वो दिन देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई हैं, हमारे कान जो है वो सुनने के लिए ये बातें तरस गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है नाजरीन। और अब प्रोग्राम में जिक्र पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान के दूसरे सफारती राउंड के आगाज़ का, कि जो अब बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में अमरीका जाने वाले पार्लिमानी वफ्द की मुख्तलिफ सरगर्मियों के तनाजुर में होता दिखाई दे रहा है। पहले सफारती राउंड में हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत के हमरा ईरान, तुर्किया और आज़रबाईजान का दौरा करते और कशीदगी के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह करते दिखाई दिए, जबकि इस राउंड में पार्लिमानी वफ्द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स का दौरा करेगा और सीज़ फायर के बाद बनने वाली सूरत हाल के हवाले से बैनुल अक़वामी बिरादरी को आगाह करेगा। भारतीय पार्लिमानी वफ्द गुज़िश्ता हफ्ते पहले ही वाशिंगटन में मुख्तलिफ मुलाकातें कर चुका है। ये सफारती जंग एक ऐसे माहौल में नाज़रीन शुरू होने जारी है कि जब पहले ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की जानिब से पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की जा चुकी है और भारत में इस एतराफ़ पर बहुत शोर भी उठ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमूर की माहिर और एंकर पर्सन ज़ुनैरा अज़हर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू ज़ुनैरा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए कि सीज़ फायर के बाद अब पाकिस्तान और भारत जो डिप्लोमेसी करने की पोजीशन में आए हैं और दोनों ममालिक लगे हुए हैं, सर धड़ की बाजियाँ लग रही हैं वहाँ पर, इन दोनों ममालिक की सफारती पोजीशंस को आप किस तरह से देख रही हैं? कौन आपको बेहतर सफारती पोजीशन पर नज़र आ रहा है? थैंक यू सो मच शिफा फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो इंडियन डेलीगेशन है, एक तो इट इज लेड बाय शशि थरूर, विच इज अ क्लियर सिग्नल कि उनके जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर, ही हैज फेल्ड मिजरेबली बिकॉज एक मुल्क ने भी कहीं से भी इंडोर्स नहीं किया जो कुछ पहलगाम के बाद अटैक्स वगैरह हम पे किए इंडिया ने, उसको किसी ने उनके उस आर्ग्यूमेंट को, उस चीज को बाय नहीं किया। सो बेसिकली जयशंकर ने 2014 ऑनवर्ड्स बीजेपी की गवर्नमेंट में जो इतनी डिप्लोमेसी की थी और जो हम देख रहे थे इंडिया में, एशिया पैसिफिक कह लें या इंडो पैसिफिक कह लें, उसमें जो स्ट्रैटेजी में इंडिया बड़ा सेंटर में नजर आता था एज अ स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ यूएस, तो वो कहाँ गई डिप्लोमेसी? अगर आप एक सिंगल एंडोर्समेंट नहीं ले सके कहीं से भी, एंड स्पेशली फ्रॉम योर की एलाई, सो डिप्लोमेसी तो उनकी जो पिछले 10 सालों की या बीजेपी की जब से भी चल रही थी वो फेल हुई। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं, दे आर सेइंग कि वी आर एक्सप्लेनिंग ऑपरेशन सिंदूर टू द वर्ल्ड। So if you have to explain your operation to the world, that operation has busted as well. Because आपने काइनेटिकली पहले लॉन्च किया, उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, उसमें आपको मार पड़ी, और उसके बाद आपने उसको फ्लिप किया नैरेटिव को, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, इट इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो पाकिस्तान कर रहा है हम पे अनलीश, नोबडी हैज गॉट दैट। ठीक है, तो यहाँ से तो आप समझ लेंगे इंडिया कितने डीप ट्रबल वाटर्स में है। When it comes to Pakistan, तो since day one हमने जो narrative building की है, हमने उससे जिस तरह लोगों के सामने, दुनिया के सामने, दोनों audiences के लिए present किया है, that has been great. So it was a war of narrative जो हम पहले ही जीत गए थे। दूसरा फिर downing of Rafales है,
वो लोग मान गए हैं, दुनिया मान रही है, वो मानते या ना मानते different बिल्कुल। था। तो so far Pakistan is doing very well diplomatically, और while the war was going on, more than 30 countries were involved. अच्छा, अब जो हमारा पाकिस्तान का डेलीगेशन मौजूद है और वाशिंगटन से बाकायदा तौर पर वो आगाज़ कर रहे हैं, एक राउंड पहले वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया सफारती राउंड, जो कि तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के दौरों पर मुहित था, और अब उसके बाद अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में शुरू होने वाला ये दूसरा सफारती राउंड है। दोनों को किस तरह से आप एनालाइज करेंगी, PM का राउंड और बिलावल भुट्टो का राउंड? इनको भी ज़रा थोड़ा सा असेसमेंट अगर आपकी हम जानें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो फौरी तौर पे जिन कंट्रीज में गए हैं वो कंट्रीज थे जो बड़ा एक्टिवली हमें सपोर्ट कर रहे थे उन दिनों में, मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रहे थे, तो वो तो एक उन्होंने पर्सनल टच दिया है वहां जाके। जो हमारा डेलीगेशन गया है, दैट इज अ वेरी वाइज डिसीजन। व्हाई? इसलिए कि एक तो वहां पे इंडियंस ने लॉबिंग दोबारा जो शुरू की है, उसके लिए काउंटर में हमारे लोग भी मौजूद होने चाहिए थे, और दूसरा बिकॉज हम बहुत खुल के चाइनीज कैंप में एक दफा फिर सामने आए हैं। फर्स्ट टाइम हम सीपेक की शक्ल में दुनिया की नजर में चाइनीज कैंप में आए थे, अभी तो हम एक ऐसी फॉर्म में आए हैं जिसमें द वर्ल्ड इज शॉक्ड। जो मिलिट्री वॉरफेयर है, मिलिट्री इंडस्ट्री है, और जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरा डिफेंस सेक्टर है दुनिया का, वो हिल के रह गया है। बिकॉज चाइना ने ये जंग डायरेक्टली लड़े बगैर पाकिस्तान के जरिए से जीती है दुनिया के सामने। हाँ। सो टेक्नोलॉजी के शिफ्ट के बाद अब जो दुनिया इसका रिस्पॉन्स देगी उसमें टाइम लगेगा। तो उस छोटी सी विंडो में जाके यूरोपियन कंट्रीज को और वेस्ट को ये बताना जरूरी था कि ऑल्दो आयरन क्लैड सपोर्ट हमारे पास है चाइना की, बट वी वांट टू एंगेज विद यू एज वेल, वी वांट टू रिमेन एंगेज्ड। इट्स नॉट कि इट्स ईदर देम और यू। हाँ, तो ये एक उस लिहाज से भी बहुत अच्छी मूव। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मेंशन किया चाइना का, और चाइना की हम एक और चीज़ भी देख रहे थे, एक और इनिशिएटिव है चाइना का। 29 मई को चाइना ने हांगकांग में एक नया ग्लोबल मीडिएशन ग्रुप लॉन्च किया है, जिसका कि पाकिस्तान भी फाउंडिंग मेंबर बन गया है। अब इस ग्रुप की क्या अहमियत है, और क्या आप इसको खित्ते में अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी कोई मीडिएशन फोरम के तौर पर देख रही हैं, जो कि अब मुख्तलिफ तनाज़ात को हल करेगा, और पाकिस्तान का उस तरफ इतना खुल के जाना, या चीन का पाकिस्तान की तरफ इतने खुल के सपोर्ट में आना, कहीं मतलब ट्रंप को तो नहीं अपसेट कर देगा? देखिए, ट्रंप को तो अपसेट करने के लिए हमें कोई वजह देने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी वजह से कभी भी अपसेट हो सकते हैं। तो जो पहला शॉक हमने दिया वो हमने टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का दिया। दूसरा शॉक हमने ये दिया है, जो हम को सिग्नेटरी हैं ऑफ दिस चाइना लेड पीस इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड व्हिच इज पैरेलल टू UN। अब दिस वाज मच नीडेड, लेकिन आप उसकी टाइमिंग्स देखें तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये वॉर हुई है और वो टेक्नोलॉजिकल शॉक किया है, और साथ ही हमने ये स्ट्रेटेजिक शॉक भी दिया है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि हम बहुत खुल के चाइनीज कैंप में अब सामने आ रहे हैं, इसलिए अच्छी बात है कि हमारा जो दूसरे कैंप में एक्सेस है वो भी होना चाहिए। अब बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद दुनिया में टूटा फूटा जो भी ग्लोबल लॉ बेस्ड ऑर्डर था या इंटरनेशनल लॉ किसी हद तक जैसा भी था प्रिवेल करता था, वो तो हो गया है खत्म। यूनिपोलर वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड, बिकॉज जो यूनिपोलैरिटी में पावर थी उसने खुल के बारबैरिटी का साथ दिया है, जेनोसाइड का साथ दिया है। सो इट इज वेरी नेचुरल दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ बैलेंस। तो अब ये सारे जितने भी 30+ कंट्रीज ने उस फोरम को ज्वाइन किया है, दे आर नेचुरली लुकिंग फॉर जस्टिस इन द वर्ल्ड। ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एलाइज थे उन्होंने मिलकर एक ग्लोबल ऑर्डर बनाया, और चाहे आज उसको एक सदी पूरी होने लगी है, वो किसी पे इंसिस्ट करते रहें, जस्टिस भी ना दें, जेनोसाइड्स भी करें, और कहें कि हम ही हेजेमॉन हैं हियर। सो दिस इज अ वेरी नेचुरल राइज ऑफ अ डिफरेंट पावर ग्रुप, और इमर्जिंग पावर सेंटर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, बिल्कुल। आप चूंकि चाइनीज़ डोमिनेंस की बात कर रही हैं, तो जो विक्टर गाओ हैं, वकील हैं, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, क्योंकि चीन, भारत और पाकिस्तान में से चीन जो है इस वक्त अपर रिपेरियन है, और जबकि भारत जो है वो बिल्कुल दरमियान में है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर पाकिस्तान आता है सबसे नीचे। तो क्या ये वार्निंग भारत को पानी रोकने पर मजबूर कर सकती है? बिल्कुल वो करेंगे। और ब्रह्मपुत्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वो उन्होंने आज का तो नहीं शुरू किया हुआ, वो तो उसको कब से शुरू कर रहे हैं।
हम उसको एक्टिवेट इसलिए नहीं करते थे कि दे डिड नॉट वांट टू वायलेट एनी इंटरनेशनल लॉ। लेकिन अगर इंडिया कोई प्रेसिडेंट सेट करेगा कि वो दुनिया में किसी का पानी रोक सकता है, क्योंकि ये दिस इज एन एक्सेसरी ऑफ वॉर, दिस इज अ थ्रेट टू अ नेशनल सिक्योरिटी, ये दुनिया में किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलती। तो अगर इंडिया ऐसा करेगा तो फिर जाहिर है चाइना से उसको जवाब मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते मोदी साहब और भारत के जो लोग हैं या एक्सपर्ट हैं जो ये एडवाइस कर रहे थे, तो ये सोच लें कि वो हमसे ऊपर हैं, बट दे आर सैंडविच बिटवीन अस एंड चाइना। ऊपर तिब्बत है, हिमालय से आ रहा है सब कुछ, चाइना ऊपर है, बीच में इंडिया है। सो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया आपका रोके और फिर ऊपर जो डैम उन्होंने रोक के रखा हुआ है सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की वजह से वो ना एक्टिवेट करें। सो इट्स अ वेरी नेचुरल थ्रेट। और विक्टर गाओ जो कुछ कह रहे हैं, आपको पता है कि वो एक वक्त में डिप्लोमेट भी रह चुके हैं और अब वो जो स्टेट का सबसे स्टेट ओन्ड एक थिंक टैंक है, उसके जरिए से वो बड़े खुल के वो बातें कहते हैं जो स्टेट लेवल पे वो नहीं कह सकते थे। ये कह देना कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जब भी मसला होगा वो हमारे साथ खड़े होंगे। उसकी एक और डायमेंशन ये है कि दे नो इट वेरी वेल कि सीपेक को साबोटाज इंडिया कर रहा है, बीएलए के जरिए से चाइनीज नेशनल्स को यहाँ पे इंडिया ने मारा है। आखिर चाइनीज उनके बारे में कहा जाता है उनकी जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है। तो वो इतने अरसे से जो इस कनेक्टिविटी को, बीआरआई को हॉल्ट होते देख रहे थे, दे न्यू इट, सो दे हैव रिटेलिएटेड एट द राइट टाइम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुनैरा अजहर साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। जो चाइनीज़ डोमिनेंस है पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बड़ी खुलकर उस पर जुनैरा साहिबा ने बात की। किस तरीके से पाकिस्तान जिस फोरम को मीडिएशन के लिए चाइना ने लॉन्च किया है उसका को सिग्नेटरी बना है और फाउंडिंग मेंबर एक तरह से बना है, और किस तरीके से वो अब पाकिस्तान की आने वाले वक्तों की सियासत पर असरअंदाज होगा, दुनिया के साथ खित्ते की सियासत पर असरअंदाज होगा, और किस तरीके से दुनिया जो है, दुनिया के 30 ममालिक जिन्होंने उस फोरम को ज्वाइन किया है वो जस्टिस की तलाश में थे, जिन्होंने कि वो मजबूर हो गए अपना जस्टिस सिस्टम बनाने पर या एक तरीके से आवाज़ उठाने का एक और जो इफेक्टिव फोरम है उसको बनाने पर। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये सारा सिलसिला किस तरफ जाता है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन जो नंबर 2 है वो क्या काम करके आता है बाहर से और कितनी कामयाबी उनको मिलती है, ये वक्त बताएगा, ये हम भी जानेंगे, आप भी जानिएगा। और आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।